अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर सैयद रबीत बिन आज़म फ्रॉम वी ट्यूशंस। वी ट्यूशंस पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि उनके रेलेवेंट नोट्स, प्रेजेंटेशंस और क्विजेस भी आसानी से मिल जाएंगे। इनको एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पर जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, जो कि इस चैप्टर को एंड कर देगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स होंगी, जो बुक में प्रॉब्लम्स हैं। तो लेक्चर की तरफ चलता हैं। जी, स्कोप ऑफ फिजिक्स हमारा चैप्टर था, जैसा हमने पहले के 2 लेक्चर्स में पढ़ा, और लेक्चर 3 में उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारी आउटलाइन होगी इस लेक्चर में मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ टाइम, बेसिक एसआई यूनिट्स, डायमेंशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले मेजरमेंट को देख लेते हैं। मेजरमेंट एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, ताकि उसको हम कैलकुलेशंस में यूज कर सकें और प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर सकें। अब मेजरमेंट के लिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। खास यूनिट्स से उनको कंपेयर करके ही उसको कैलकुलेशंस में यूज किया जा सकता है। अच्छा, मेजरमेंट में हम जो बेसिक हमारे क्वांटिटीज होती हैं, जैसे लेंथ, मास या टाइम, इनको मेजर करते हैं। नेक्स्ट, हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? टू एक्सप्रेस मेजरमेंट्स एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली, ताकि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों, उनके रिजल्ट्स एक्यूरेट हों और कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब उनमें कोई चेंज ना आ रहा हो। तो ये करने के लिए हमें एक एग्रीड सेट ऑफ स्टैंडर्ड से उन्हें कंपेयर करके एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बनाना पड़ा, जिससे हम इन फ्यूचर, मतलब जो भी हम इवन इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर जो भी हम काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जब वो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं तो उनके रिजल्ट सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि हम जो मेजरमेंट करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, या किसी पाइप का मेजरमेंट करते हैं, तो हम फुट में उसे मेजर करते हैं। अब फुट की जो लेंथ है वो, चाहे हम पाकिस्तान में मेजर करें या यूएस में करें, वो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट है। स्टैंडर्ड से, किसी से खास मेजरमेंट से कंपेयर करके उसको बनाया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विच सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट, एक खास रेफरेंस पॉइंट से उसको कंपेयर करके बनाया गया है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था मैं, कि जिससे कंपेयर करके कोई खास सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स में जो सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिन्हें हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, जो कि आज साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज करते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, एसआई सिस्टम के अलावा और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे यूज किए जाते हैं। जैसे ये नंबर 1 हमारे पास है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। और ये कॉमनली यूज किया जाता है इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में, उन कैलकुलेशंस को करने के लिए जिसमें बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या स्मॉल डिस्टेंसेस इंक्लूड हों या इन्वॉल्व हों। अच्छा, इसके बेसिक जो यूनिट्स हैं इस सिस्टम के, सीजीएस सिस्टम के, वो है लेंथ, मास और टाइम। और इनके यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, लेंथ का सेंटीमीटर है यूनिट, मास का ग्राम और टाइम का सेकंड। टाइम का हर यूनिट, हर सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम ही यूनिट है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से, जो हम गोल्ड को मेजर करते हैं, गोल्ड का जो वेट हम मेजर करते हैं, तो वो हम बहुत स्मॉल, जो स्मॉलेस्ट यूनिट में करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी वैल्यू एक्यूरेट हो। अच्छा, यहाँ एक बात कीप कीप दिस इन माइंड के जितने हम स्मॉलेस्ट यूनिट में मेजर करेंगे उतनी हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा, उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जितने बड़े यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो एक्यूरेसी हमारी कम होती जाएगी।
तो इसीलिए क्योंकि गोल्ड एक वैल्यूएबल एलिमेंट है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एक्यूरेट, जितना ज्यादा हो सके एक्यूरेट मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो गोल्ड को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो है कैरेट। जैसे हम सुनते हैं 24 कैरेट गोल्ड, तो 1 कैरेट जो ये बेसिकली गोल्ड का वेट होता है, तो 1 कैरेट इक्वल होता है 200 मिलीग्राम्स के। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, और ये कॉमनली यूज होता है बोल्ट्स और स्क्रूज और इस तरह के प्लम्बिंग प्लम्बिंग और पाइप्स वगैरह में उनको मेजर करने के लिए, उनकी लेंथ मेजर करने के लिए, या मास और इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह में। और इसमें जो बेसिक यूनिट्स हैं हमारे पास वो है, लेंथ का यूनिट फुट होता है, क्योंकि हम जब अक्सर हमने गौर किया होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह जब करते हैं या प्लम्बिंग का कोई काम करते हैं, तो हम पाइप की जो मेजरमेंट करते हैं, या कंस्ट्रक्शन में इवन लेंथ्स की मेजरमेंट करते हैं, वो हम फुट में करते हैं। और मास पाउंड होता है, कंस्ट्रक्शन में भी अक्सर जो स्टील वगैरह का मास निकाला जाता है वो पाउंड में निकाला जाता है। और टाइम का यूनिट सेम है जैसा कि सीजीएस सिस्टम में था, सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। अच्छा, ये यूज किया जाता है मैकेनिकल सिस्टम्स में, थर्मोडायनामिक्स में। अच्छा, ये थर्मोडायनामिक्स में ट्रांसफर ऑफ हीट में कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है, इन जैसे प्रोसेसेस में यूज किया जाता है उनको मेजर करने के लिए। इसमें जो बेसिक यूनिट हैं, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। इसमें भी अच्छा, मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करें तो जैसा हमें पता है, अक्सर हम बचपन से कार्टून्स वगैरह में भी काफी देखते हैं। पहले के जमाने में जो टाइम मेजर किया जाता था वो एक सनडायल की मदद से किया जाता था। सनडायल में बेसिकली होता ये था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये था कि एक, जैसा ये स्क्रीन पे दिख रहा है, शेडो की मदद से जो सनलाइट पड़ती थी, तो एक हमने इस तरह की डिवाइस बनाई हुई थी कि उसका जो शेडो होता था उसकी मदद से हम ये अंदाजा लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा थी। एक तो लिमिटेशन ये थी कि एक्यूरेट नहीं होता था, सनलाइट पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, जहाँ क्लाउडी कंडीशन हो थोड़ी बहुत और सनलाइट कम हो तो हम एक्यूरेटली इसको नहीं मेजर कर सकते थे टाइम को। तो और अब हम किस तरह मेजर करते हैं, अब हम एटॉमिक क्लॉक की मदद से मेजर करते हैं। पहले की मैंने आपको एक्यूरेसी बताई कि कितनी कम थी, और उसके मुकाबले में अब एटॉमिक क्लॉक्स जो हम यूज करते हैं उसमें बेसिकली वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स को हमने ये देखा कि कोई ऐसी चीज से टाइम को मेजर करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट इतनी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके भी उसमें कोई चेंज ना आए। तो इसके लिए एटम्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत कंसिस्टेंट होती हैं। तो हमने उसको एज अ स्टैंडर्ड बनाया, और उसको स्टैंडर्ड बनाने का फायदा ये हुआ कि अब जो हमारी क्लॉक्स हैं वो इतनी एक्यूरेट हैं कि उसमें 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा अगर, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके आता है। 1 सेकंड ऐड हो जाए या कम हो जाए तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके होगा, वरना इतनी एक्यूरेट है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसमें कोई एरर नहीं आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द टाइम कैन बी मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट, मतलब 1 सेकेंड, इन 10⁻12। मतलब इतने ईयर्स, इतने ये 10⁻12 सेकेंड्स को शो कर रहा है बेसिकली। बट मैं ईयर्स में अगर बात करूं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बनते हैं। अच्छा, सेकेंड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन इस तरह से करते हैं, जैसा ये पहले पॉइंट में तो पता ही है कि सेकंड यूनिट है टाइम का, टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। सेकंड को डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये एक नंबर लिखा हुआ है बहुत बड़ा, जो कि बनता है 9,192,000,000 समथिंग। तो इतनी साइकिल्स, जब सीजियम जो हमारा एक एलिमेंट है उसके एटम्स को जब हम एक खास एनर्जी देते हैं, स्पेसिफाइड एनर्जी देते हैं, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसमें जब उसके एटम्स में इतनी साइकिल्स हो जाती है ना, तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड हो गया। जितना टाइम इतनी साइकिल्स होने में लगता है, साइकिल्स मतलब वाइब्रेशन या मूवमेंट कह लें, तो तब हम कहते हैं कि 1 सेकंड हो गया। मतलब 1 सेकंड के अंदर सीजियम के जो एटम है वो 9,192,000,000 साइकिल्स
पूरी कर लेते हैं, और ये वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होती इन मिलियंस ऑफ ईयर्स भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए हमने इस स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करके टाइम का यूनिट बनाया है सेकंड, ताकि हमारे पास एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी इसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिक एसआई यूनिट्स पढ़ रहे हैं हम। बेसिक एसआई यूनिट्स की एक चीज बताता चलूं कि ये 7 है बेसिकली, और इन 7 के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं वो इन्हीं से ड्राइव होके बने हैं किसी ना किसी तरह। लेकिन जो हमारी नेचर में बेसिक जो फिनोमेना है उनके ये 7 यूनिट्स हैं। और दूसरा यूनिट है इसमें किलोग्राम, जो कि हमें पता है मास का यूनिट है। तीसरा है मीटर, जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ है हमारे पास एम्पेयर। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इट इज डिफाइंड एज द करंट दैट वुड प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 2 रेज टू द पावर -7 न्यूटन। इतनी फोर्स करंट प्रोड्यूस कर लेगा when two specific conductors are placed 1 meter apart in vacuum। वैक्यूम ऐसे मीडियम को कहते हैं, बेसिकली वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। तो जब वैक्यूम के अंदर 2 कंडक्टर लगे हुए हों, इस तरह के कंडक्टर जो कि 1 मीटर अपार्ट हों, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हों, और उनके अंदर जब हम करंट फ्लो कराएं तो उसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हो जाए 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 न्यूटन की, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट है ये। तो हमने इसको भी एक स्पेसिफिक, जैसा आप देख सकते हैं, एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बनाया है इस यूनिट को भी, ताकि इसमें कोई चेंज ना आए और हमारी एक्यूरेसी बरकरार रहे। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर का यूनिट, जो कि होता है केल्विन। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, और इसको डिफाइन किया जाता है 1 डिवाइडेड बाय 273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होता है, जैसे हम इस आइकन में देख सकते हैं इस ग्राफिक में, कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होता है वाटर का, वो टेम्परेचर होता है जहां वाटर तीनों स्टेट ऑफ मैटर में कोएग्जिस्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम स्टेट में। सॉलिड में भी कर सकता है, लिक्विड में भी, और गैसियस स्टेट में भी। तो उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो हमने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एक स्टैंडर्ड बनाया है केल्विन को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिला है। कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कैंडिला बेसिकली बताता है कि लाइट कितनी ब्राइट है। जिस तरह से एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स में से जो लाइट निकलती है, वो जितनी ज्यादा ब्राइट होगी, हमें सामने का रास्ता उतना ज्यादा क्लियर नजर आएगा। तो बेसिकली कैंडिला ये बताता है कि आपकी लाइट कितनी ब्राइट है या कितनी कम ब्राइट है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोल। मोल बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है कि एक कोई भी हमारे पास एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद है एक मैटर के अंदर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स एज मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंटिटीज लिखा हुआ है यहाँ, तो एंटिटीज के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों शामिल होते हैं। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम में जितने ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, उतना ही अगर किसी और सब्सटेंस में मौजूद हो तो हम उसको 1 मोल कंसीडर करते हैं। यहाँ हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो है कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम मतलब कार्बन का 1 मोल, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 12 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन। अच्छा, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हमें हेल्प करता है मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्वांटिटीज को, डिफरेंट क्वांटिटीज को। और डायमेंशन हमें प्रोवाइड करता है और ज्यादा उसमें गहराई या इंसाइट्स प्रोवाइड करता है कि ये क्वांटिटीज कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए डायमेंशंस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ। अच्छा, ये कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं जो कि टेबल आपकी बुक से ही ली गई है।
तो इसमें एरिया की जो डायमेंशन है वो है L⁻², और वॉल्यूम की डायमेंशन है L⁻3। इसी तरह वेलोसिटी की डायमेंशन है L_T⁻, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है L_T⁻−2। अच्छा, ये डायमेंशन बेसिकली इनके यूनिट से ही निकली है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक तरह से लेंथ है, तो उनकी डायमेंशन L ही होती है। तो लेंथ इनटू लेंथ, दोनों की पावर्स आपस में ऐड हुई तो L² बन गया ये। इसी तरह वॉल्यूम का हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होती है, मतलब इनमें 3 लेंथ शामिल होती है, तो ये L³ बन गया। इसी तरह वेलोसिटी का हमें पता है मीटर पर सेकंड, स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसी तरह डिस्टेंस का जो डायमेंशन बना वो L, और टाइम का डायमेंशन T। इसी तरह L/T बन गया है, जो कि T ऊपर आया तो -1 या इनवर्स हो गया, L_T⁻ बन गया। सेम इसी तरह एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनी है। अच्छा, डायमेंशन को हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम बुक की इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं। कभी ह्यूमन एरर होता है, कभी कुछ और एरर आ जाता है। तो उसकी प्रिसीजन, मतलब उसकी एक्यूरेसी को हम कैसे इंटैक्ट रखें, उसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर्स हैं जो कि एक मेजरमेंट के अंदर जितना रिलायबल, रीजनेबली रिलायबल नंबर्स होते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। मतलब वो रिलायबल नंबर्स जिनका हमें पता है कि इनकी वैल्यूज जब हम इनको कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो इनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे डेसिमल से पहले वाले जितने नंबर्स होते हैं, अगर हम बगैर डेसिमल की कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आते। अब एक एग्जाम्पल से सिग्निफिकेंट फिगर समझाने की कोशिश की गई है। जैसे जो हमारे पास पाई है, ये बेसिकली पाई की वैल्यू, जो कि हमें पता है कि अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर होती है 3.142 पाई की वैल्यू। अब हम इसको अगर यूज करते हुए कोई कैलकुलेशन करें, हम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं लेट से 10 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 31.42। और अगर हम इसको 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक खोलें पाई की वैल्यू को, तो वो ये वैल्यू बनती है। और जब इसको 10 से करवाएं तो 3.31.41 हो जाएगा ये। तो ये जो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारी इनएक्यूरेसी होगी, यहाँ पे एरर कह सकते हैं हम इसे। लेकिन छोटी कैलकुलेशंस में तो इतना पता नहीं चलता ये एरर, लेकिन कैलकुलेशन जितनी बड़ी होती जाएगी तो ये एरर भी बड़ा होता जाएगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे इस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अ मास ऑफ 15.23 ग्राम्स हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 5, 2 एंड 3। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है इसका, जीरोस मे बी और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरोस जो होते हैं किसी भी नंबर में, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं अपनी, वो किस स्केल पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि a volume of 12,500 ml has 5 significant figures। यहाँ पे 5 significant figures है, 1, 2, 5, 0, 0। क्यों 5 significant figures हैं? क्योंकि यहाँ हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं ml में कर रहे हैं, तो 0.1 ml के हिसाब से हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ज्यादा है। और इसी तरह जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ हम थाउजेंड्स में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब आता है कॉन्सेप्ट राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ टू अ डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, जब हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ 3.1456 लिखा हुआ है और इसको हमें राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये बनेगा 3.15। ये कैसे बनेगा? क्योंकि
हम पहले पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमने जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिसाइड कर लिया तो हम इन 3 पे फोकस करेंगे, और इसमें जो लास्ट वाला होगा अगर उसकी नेक्स्ट वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी है तो हम उस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें लिखा हुआ है 0.0063 राउंडेड टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अगर हम इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा हमारा 0.006, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे, 6 और 3। इसको हमने 1 में करना है तो लास्ट वाला 3 हट गया, सिर्फ 6 बचा। इसको हम क्यों 1 सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसे किसी और यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये 6 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। एग्जाम्पल नहीं, बेसिकली ये एक नोट के तौर पे रख लें आप जहन में। इफ टू नंबर्स आर डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड, अगर दो नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहे हों तो रिजल्ट जो होगा उसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एज द लेस एक्यूरेट नंबर। जो छोटा, जो कम एक्यूरेट नंबर है, कम एक्यूरेट नंबर का मतलब है जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उसी के हिसाब से हम जो आंसर है उसको भी राउंड ऑफ करेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास 4.71 है, ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि जो दूसरा नंबर है 5.642 इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एज कम्पेयर टू 4.71। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 26.6। जो अगर हम कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा 26.57382। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो लेस एक्यूरेट नंबर है वो है 4.71 जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमने अपने आंसर को भी राउंड ऑफ किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशंस मजीद समझ आएगा, क्योंकि हम बुक की इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी 5 ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके आपके अगर कोई क्वेश्चंस हों, सवालात हों, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं हमसे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके सवालात पे एक सेपरेटली वीडियो बना दी जाएगी, वरना आपका वहीं आंसर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जाके सारे मटेरियल्स, नोट्स, प्रेजेंटेशंस आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन थी, ये लेक्चर था, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।